भाषा विज्ञान के वो सभी प्रश्न जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछे जाएंगे। तो पूरी क्लास जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो भाषा विज्ञान रिवीजन क्लास जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम स्पेशली पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट की। अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत निष्ठ भाषा को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है और हमारी हिंदी की क्या है, लिपि है। और इसका जो विकास है ये हुआ है गुजरात से। कौन से विद्वान हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? रोमन लिपि आप जानते हैं ये किसकी है? अंग्रेजी की लिपि है। रोमन जो लिपि है ये अंग्रेजी की लिपि है। और रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी हमारा आंसर सही होगा। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? एक पर्सन मान लीजिए पक्का आपका यहाँ से आने वाला है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को कि जो भाषा है हमारी पैतृक संपत्ति नहीं होती, एक सामाजिक संपत्ति होती है। ठीक है, सामाजिक संपत्ति होती है, इसको ध्यान रखना। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह भी याद रखना। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। जब किसी भाषा को हम सीखना चाहते हैं और सीखने की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें कठिन लगती है। एक छोटा बच्चा है जब स्कूल में बैठाते हैं और वो भाषा सीखता है, मान लीजिए छोटे छोटे अनार भी सीखता है तो वो 1 साल लगा देता है सीखने में, है ना। लेकिन धीरे 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 जैसे वो पढ़ता हुआ जाता है वैसे उसे सरल लगने लग जाती है। ठीक है, और भाषा अनुकरण के द्वारा जैसा हम अपने माता पिता या फिर लोगों से सीखते हैं, आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, वैसे ही हम भाषा को क्या करते हैं, एक दूसरे की भाषा को कैच करके भी सीख जाते हैं। बहुत सी भाषाएं ऐसी होती हैं जिनको हम फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ते, कहीं भी ऑफिशियल तरीके से, है ना, स्कूल वगैरह में कहीं भी, लेकिन हम उसे सीख जाते हैं। ठीक है, संगत से या फिर अनुकरण से। भाषा परंपरागत होती है। भाषा बिल्कुल परंपरागत होती है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और भाषा है कल कुछ और भाषा हो जाएगी। देवनागरी लिपि का विकास कब से माना जाता है? तो ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्दानुशासन अनुशासन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शब्दानुशासन केवल और केवल शब्दानुशासन आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी रचना हेमचंद्र की। ठीक है, ये रचना किसकी है? हेमचंद्र की है। लेकिन अगर इसमें हिंदी शब्द जोड़ा गया है, हिंदी शब्दानुशासन ये ग्रंथ, ये किसका है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी का। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, और इसको अच्छे से आपको याद रखना है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। संविधान में 22 भाषाओं का विधान है, 22 भाषाएं उसमें दी गई हैं। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या दिया हुआ है? हमारे भाषा के विकास, प्रचार, प्रसार या फिर इससे संबंधित जो है अनुच्छेद ये दिए गए हैं। राजभाषा आयोग 1955 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सॉरी भाई, राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर को ही हम बीजी खैर के नाम से भी जानते हैं, जो कि शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो यह स्वनिम विज्ञान अर्थात इसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह इतिहास। अगर आपको इसके PYQ या MCQ देखने हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए तो मैंने इसके करवा दी अभी क्लासेस। हमारी UGC नेट के लिए डेली लाइव क्लास चलती है 12 बजे, लेकिन आज नहीं चलेगी। आज हम इसको रिकॉर्ड करके ही डालूंगी। वैचारिक पृष्ठभूमि यानी कि यूनिट 4 से संबंधित। हिंदी किस परिवार से संबंधित है? तो ये भारोपीय परिवार से संबंधित है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये मराठी भाषा लिखी जाती है। ध्यान रखना है, मराठी देवनागरी लिपि की में लिखी जाती है। ठीक है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी या बांगरू बोली जिसको कहा जाता है पश्चिम उत्तरी शौर सेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है।
शौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का, ठीक है। पश्चिमी हिंदी इसे बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी पूरी जो 5 हैं, 5 बोलियां हैं टोटल। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ठीक है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। यहाँ पर अवधि का नाम नहीं आता, ये ध्यान रखना। आगे पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो तीनों को अच्छे से याद रखना। 3 बोलियां हैं इसकी कुल मिलाकर के, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी पर बड़ी की मात्रा आती है, इसको भी ध्यान रखना। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ये मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, बिहारी का मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मगही और भोजपुरी किस उपभाषा की बोली हैं, तो ये बिहारी हिंदी की है। मगही, भोजपुरी और मैथिली 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी से संबंधित, इनको आपको याद रखना है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार सब परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 1953 में 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आगे हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। हिंदी का पाणिनि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को, ठीक है। वैसे आपको बहुत जगह पर कामता प्रसाद गुरु ही देखने को मिलता है और पहले कई क्वेश्चन में, कई पेपरों में यही सही किया गया था, लेकिन अब इसको सही नहीं किया जाता, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी का पाणिनि अगर पूछा जाए तो किशोरी दास वाजपेयी को, लेकिन हिंदी व्याकरण का पाणिनि अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, व्याकरण का पाणिनि, तो वो है कामता प्रसाद गुरु। दोनों को अच्छे से याद रखना। अंगिका किस राज्य की बोली है, तो ये बिहार राज्य की बोली है अंगिका। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं, तो त्रिलोचन शास्त्री जो कि प्रगतिवाद के कवि हैं, ये मैथिली में लिखते थे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो ये 14 सितंबर 1949 को इसको बनाने का निर्णय लिया गया था, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर 1953 से मनाया जाने लगा था, ठीक है। 53 से, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, अब नए पैटर्न पर यही पूछा जाएगा। उकार बहुला बोली वो मानी जाती है कौन सी, तो ये छत्तीसगढ़ी मानी जाती है उकार बहुला बोली। पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है, तो ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी जाती है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत का पूछ लिया जाए तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईस्वी तक, उसमें कहीं भी ईसा पूर्व नहीं आता है। कौरवी किस बोली का अन्य नाम है, तो ये खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये 11 स्वर होते हैं देवनागरी लिपि के अंदर। मारवाड़ी किस भाषा की बोली है, तो ये राजस्थानी भाषा की बोली है। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, ठीक है। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, इनको याद रखना, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, तो ये बोली कहा जाता है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। आगे वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो वाक्य का अध्ययन किया जाता है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, 343। राजस्थानी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 प्रकार हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। हालांकि मैं ओरल बता चुकी थी। खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद आदि इधर के स्थानों में ये बोली जाती है खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ट, ठ, ड, ढ होती हैं। आगे अवधि बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इधर की साइड में क्या बोली जाती है, अवधि बोली का प्रचलन है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी।
आगे है, मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इस समरूप ग्रेफीम कहा जाता है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? तो ये थी अरबी फारसी, मुस्लिम शासकों के समय पर। ठीक है। हाँ, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ था? ये ब्राचर से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राचर से हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतम लाघव का अर्थ क्या है? लाघव का अर्थ क्या है? तो ये उच्चारण की सुविधा। ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतम लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो ये था अपभ्रंश। आगे, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये शब्द कहा जाता है। अगर आपसे सार्थक इकाई पूछ लिया जाए तो आपको शब्द बताना है। ठीक है। लेकिन केवल और केवल आपसे भाषा की लघुत्तम इकाई पूछ लिया जाए तो वर्ण हो जाएगा। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये संस्कृत भाषा से आए हैं। आगे, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो ये खड़ी बोली। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में। और इसी मैथिली भाषा के कारण इनको क्या कहा जाता है? पदावली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। ये भी अच्छे से याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? तो ये पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ये भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे होता है? तो ये वस्तुनिष्ठ शैली से इसका तात्पर्य है। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो ये संवाददाता बनाते हैं। पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य बनाने वाला कौन है? तो ये संवाददाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो सत्यता और नवीनता होता है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो ये रिपोर्टर करते हैं। समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? वह रिपोर्टर करते हैं, जो घर घर जा करके या फिर गली गली गांव गांव में घूम करके क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? अगर आपकी भी लाइफ का सपना है कि रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो देख लीजिए, सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार आपका होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है टीवी पर आकर जानवरों की तरह जैसे हमारे जो नेशनल मीडिया है वो लड़ते हैं, है ना। भाषा की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना होता है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो गर्म समाचारों में रखा जाता है। इसको बोलते हैं हॉट न्यूज। ठीक है, इसको बोला जाता है हॉट न्यूज। इसको याद रखना। आगे, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? श्रृंगार रस को दी जाती है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचम अक्षर होता है। पंचम अक्षर में कौन कौन से आते हैं? तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये दूसरी लाइन में आता है हालांकि, और ये आता है, वह ये आता है। ठीक है, ये 5 हैं जो कि किस में आते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है? तो यह विज्ञापन। खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की है? तो नेपाल की राजभाषा है खसखुरा या गुरखाली। इसको अच्छे से याद रखना। आगे, कोई भी बोली है भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। कोई भी बोली भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल बन जाती है। व्यवहार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। आगे, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक लिपि से हुई है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो ये थे काका कालेलकर। नागरी सुधार लिपि सुधार समिति। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो ये श्रीरामपुर है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे होता है? जीविकोपार्जन से। प्रयोजन मूलक यानी कि जीविका कमाने के लिए जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है? तो यह अध्यात्म परक। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? ये कच्चायन, आचार्य कच्चायन के नाम से इनको जाना जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये प्राकृत भाषाओं से हुआ है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए हो तो लाइक कर देना और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या है? खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना ही क्या है? इसके विकास का मूल आधार है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? तो ये थे श्री गोपाल स्वामी अयंगर। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त होता है? तो जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाती है उसी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, लेकिन उसका संविधान में राष्ट्रीय भाषा नाम से उल्लेख नहीं है, बल्कि राजभाषा बताया गया है।
भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। आगे, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में होती है। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरण ढांचे में किस भाषा से काफ़ी समानता रखती है? तो ये बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है व्याकरणिक ढांचे में। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र कौन से हैं? तो कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी बोली है। रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, ये कुमाऊनी वही उत्तराखंड साइड में, उधर हिमाचल प्रदेश की साइड में बोली जाती हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देने हेतु उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहाँ से? सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तो ये तद्भव बहुला है। ठीक है, तद्भव बहुला है, याद रखना। अनेक संशोधन कमीशन के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता को नहीं पा सकी। इसका मूल कारण क्या है? अपनी मूल प्रकृति के अक्षरिक होने के कारण। हमारी जो देवनागरी लिपि है, ये पूछा जाता है क्या ये अक्षरात्मक है, वर्णनात्मक है, या फिर क्या है? तो ये अक्षरात्मक है, वर्णनात्मक आपको नहीं करना है, वो गलत हो जाता है। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा एक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर पेपर में। चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार आप लोग भूल भी जाते हो या पढ़े नहीं होते हैं, तो इसको जरूर आप नोट कर लेना या फिर कहीं पर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये 344A में की गई थी। ठीक है, बताया था आपको 343 से लेकर के 351 तक हमारी हिंदी भाषा या फिर भाषा के बारे में जिक्र है। और 1955 में राजभाषा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, ये 344A के अकॉर्डिंग की गई थी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा किसने दी है? तो ये डॉक्टर बाबूराव सक्सेना ने दी है। ठीक है, बाबूराम सक्सेना के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, बहुत ही अच्छी है, याद कर लेना। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो ये रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी के सुझाव पर की गई थी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। आगे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? तो ये राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी थी। लाश, कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम बहादुर, जाजिम आदि किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट करके। अगर इसी तरह के आपको वन लाइनर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे 5000 वन लाइनर प्रश्न अगर आपको पढ़ने हैं हिंदी साहित्य से और व्याकरण से संबंधित, इसमें साहित्य ही है मोस्टली, तो है ना, तो साहित्य के संबंधित आपको पढ़ने हैं तो 99 रुपये की PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।